नमस्कार दोस्तों, रजनीश तोमर सर फॉर यूपीएससी ट्रैकर, भारत एकेडमी और विश्वास एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड, इन तीनों प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, कुछ तकनीकी कारणों से, क्योंकि मुझे कुछ समय के लिए अहमदाबाद जाना पड़ा और ये शूटिंग भावनगर में ही संभव हो पाता है, तो तकनीकी कारणों से यूपीएससी जो 4 अक्टूबर को एग्ज़ाम लिया था, प्रीलिम्स एग्ज़ाम, उसमें भूगोल और पर्यावरण विषय के प्रश्नों का व्याख्या करना रह गया था, शूटिंग रह गया था। तो आज दोस्तों हम लोग यूपीएससी द्वारा आयोजित 4 अक्टूबर को जो सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा ली गई थी, उसके भूगोल और पर्यावरण के क्वेश्चन का व्याख्यात्मक हल देखेंगे। इसमें भूगोल के प्रश्नों का संपूर्ण व्याख्या और एनालिसिस मेरे द्वारा किया गया है, और पर्यावरण पाठ जो है वो हिनल मैडम हमारे यहाँ पढ़ाती हैं। कहने में कोई प्रॉब्लम नहीं, जिसका काम है वो नाम आना चाहिए। तो हिनल मैडम हमारे यहाँ पढ़ाती हैं पर्यावरण, उन्होंने मुझे लिख करके पूरा व्याख्या करके दिया है, और भूगोल के शिक्षक को पर्यावरण का समझ होता है, तो इसीलिए मैं उसकी व्याख्या आपको करूंगा। तो चलिए दोस्तों, आपका समय नहीं लेते हुए हम लोग इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, कृषि में फर्टिगेशन के क्या लाभ हैं? फर्स्ट, सिंचाई जल की क्षारीयता का नियंत्रण संभव है। सेकेंड, रॉक फॉस्फेट और सभी अन्य फॉस्फेटिक उर्वरकों का सफलता के साथ अनुप्रयोग संभव है। थर्ड, पौधों के लिए पोषक बढ़ी हुई मात्रा में सुलभ किए जा सकते हैं। और फोर्थ, रासायनिक पोषकों के निक्षालन में कमी संभव है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए केवल 1, 2 और 3, बी केवल 1, 2 और 4, सी केवल 1, 3 और 4, और डी केवल 2, 3 और 4। तो पहले इसका उत्तर जान लें, फिर व्याख्या। तो इसका आंसर है सी। दूसरा स्टेटमेंट गलत है और बाकी तीनों सही है। अब जरा देखिए इसके बारे में। किसी सिंचाई प्रणाली में मिट्टी संशोधन, जल संशोधन तथा अन्य जल घुलनशील उत्पादकों के लिए उर्वरक का इंजेक्शन फर्टिगेशन कहलाता है। एक लाइन में समझना है कि ये जो है ये फर्टिलाइजर और इरिगेशन को मिला करके बनाया गया है फर्टिगेशन। ठीक है। खेतों में जो हम स्प्रिंकलर वाला फुवारा लगाते हैं, स्प्रिंकलर के माध्यम से जो पानी खेत में देते हैं, वो जो चक्री घूमता है, एकदम आम आदमी की तरह समझना है। तो इसमें जहां से पानी हम भेजेंगे उससे क्या कहते हैं, फर्टिलाइजर भी इसमें डाल दें, जिससे कि वो पानी में घुल करके और स्प्रिंकलर के घूमने से ये जो पानी ऐसे आएगा जमीन पर, तो ये इसके साथ जो है जमीन पर फर्टिलाइजर भी पानी में घुल करके आ जाएगा। बस यही है फर्टिगेशन। फर्टिलाइजर और इरिगेशन मिल करके बनता है फर्टिगेशन। अब क्लियर हो गया कि किताबी बात नहीं बताएं आपको, हमको समझ भी है। अब देखिए, तो किसी सिंचाई प्रणाली में मिट्टी संशोधन, जल संशोधन और अन्य जल घुलनशील उत्पादों के लिए उर्वरक का इंजेक्शन फर्टिगेशन कहलाता है। और आपको अलग से बता दिए कि फर्टिलाइजर और इरिगेशन मिलके बनता है फर्टिगेशन। अब इसका लाभ क्या है? तो पौधों द्वारा पोषक तत्व के अवशोषण में वृद्धि। जब वो पानी के साथ जमीन के अंदर चला जाएगा तो वो पोषक तत्व को पौधा जल्दी अवशोषित कर लेगा। पानी के साथ साथ पोषक तत्वों के जाने से पोषक तत्वों को सही स्थान पर पहुंचाना, जहां हम पहुंचाना चाहते हैं पानी के साथ भेज दिए।
अगला, सिंचाई जल की क्षारीयता का नियंत्रण संभव। सिंचाई वाले जल से जो पानी जब हम भेजते हैं तो उसके दोनों किनारों पर जो बेस जमता है वो क्षार नहीं जमेगा। उर्वरक, रसायन और पानी की आवश्यकता में कमी, हम जब ऐसे फेंकते हैं तो ज़्यादा भी हो सकता है। पानी भी जो है हम ज़्यादा डाल सकते हैं, उसमें जो है कमी आएगा। रासायनिक पोषकों के निक्षालन में कमी संभव, और पौधों के जड़ के बढ़ने और पानी के पकड़ने की क्षमता के कारण पानी के खर्चे में कमी। ये जो है हमारा इसका आंसर बना। अब हम लोग आगे देखें तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित खनिजों पर विचार कीजिए। बेंटोनाइट, क्रोमाइट, काइनाइट, सिलिमेनाइट। भारत में उपर्युक्त में से कौन से आधिकारिक रूप से नामित प्रमुख खनिज हैं? ए केवल 1 और 2, बी केवल 4, सी केवल 1 और 3, डी केवल 2, 3, 4। तो इसका आंसर होगा डी 2, 3, 4। बेंटोनाइट माइनर रॉक है, ये मिनरल्स है। जरा व्याख्या सुनिए। भारतीय खनिजों को माइनर और मेजर 2 खनिजों में विभाजित किया जाता है। भारत में जितने प्रकार के मिनरल्स हैं उसको हम 2 भागों में बांटे हैं, ये माइनर है और ये मेजर है। अब ये वर्गीकरण कहां से किया गया है पहले ये जानना है। तो खान एवं खनिज विकास तथा विनियमन अधिनियम 1957 के, खान एवं खनिज ब्रैकेट विकास एवं विनियमन अधिनियम 1957 के धारा 3E, धारा 1, धारा 2, धारा 3 के ई में, ओरिजिनल हम इसको देख करके फिर आपको व्याख्या कर रहे हैं। धारा 3E के अनुसार माइनर खनिज का अर्थ है पत्थर, बजरी, साधारण मिट्टी और निर्धारित उद्देश्यों के लिए उपयोग की जाने वाली रेत के अलावा अन्य साधारण रेत। इसको हम जो है इस एक्ट के तहत माइनर खनिज के रूप में रखा गया है। लेकिन इस एक्ट के बाद क्या करना पड़ता है? तो केंद्र सरकार आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना के द्वारा किसी भी खनिज को लघु खनिज घोषित कर सकता है। केंद्र सरकार को एक नोटिफिकेशन ही निकालना होगा और उस नोटिफिकेशन के बाद वो इसको लघु खनिज, किसी भी खनिज को घोषित कर सकते हैं। खान एवं खनिज विकास एवं विनियमन अधिनियम 1957 की पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट खनिज प्रमुख खनिज है। 3E में उस एक्ट के लघु खनिज का उल्लेख है और इसके शेड्यूल फर्स्ट में मेजर मिनरल्स का उल्लेख है। अब देखें क्या है। प्रमुख खनिज की कोई आधिकारिक परिभाषा नहीं दी गई है। वहां सिर्फ यह कहा गया है कि जो खनिज लघु खनिज में उल्लिखित नहीं होगा वो सब मेजर रॉक्स, मेजर मिनरल्स के रूप में जाना जाएगा। तो अब सुनिए, उस एक्ट के हिसाब से वर्तमान में क्रोमाइट, काइनाइट, सिलिमेनाइट प्रमुख खनिज हैं, जबकि बेंटोनाइट सहित 55 ऐसे मिनरल्स हैं जिसको माइनर मिनरल्स में रखा गया है। उस 55 को छोड़कर अन्य सभी जो है वो मेजर मिनरल्स के अंतर्गत आता है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3। महासागर औसत तापमान, ओशन मीन टेम्परेचर, OMT, ओशन का मीन टेम्परेचर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? OMT को 26 डिग्री समताप रेखा की गहराई तक मापा जाता है जो जनवरी मार्च में हिंद महासागर के दक्षिण पश्चिम में 129 मीटर की गहराई पर होती है। दूसरा, OMT जो जनवरी मार्च में एकत्रित किया जाता है उसे यह निर्धारित करने के लिए प्रयोग किया जा सकता है कि मानसून में वर्षा की मात्रा एक निश्चित दीर्घकालीन औसत वर्षा से कम होगी या अधिक। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 और ना ही 2। तो यहां आंसर है इसका बी। दूसरा स्टेटमेंट सही है, पहला गलत है। अब कैसे? तो व्याख्या सुनिए। पहले आंसर बता रहे हैं फिर उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। OMT को 26 डिग्री समताप रेखा की गहराई पर मापा जाता है जो 50 से 100 मीटर की गहराई पर ही होता है।
50 to 100 मीटर पर ही जाकर के मापते हैं, 26 डिग्री समताप रेखा पर समुद्र के ऊपर, ठीक है, ना कि 129 मीटर पे जाके मापते हैं। इसीलिए ये स्टेटमेंट गलत हो गया। जनवरी मार्च में 26 डिग्री समताप रेखा हिंद महासागर के दक्षिण पश्चिम में 59 मीटर की गहराई पर होता है। यह समताप रेखा जो है हिंद महासागर के दक्षिण पश्चिम में, हिंद महासागर के दक्षिण पश्चिम में 59 डिग्री सेंटीग्रेड पर, 59 मीटर पर 26 डिग्री समताप रेखा होता है। जनवरी मार्च के OMT आंकड़ों का अध्ययन कर यह पता लगाया जा सकता है कि मानसून में वर्षा की मात्रा एक निश्चित दीर्घकालीन औसत वर्षा से कम होगी। अब ये तो आप भी जानते हैं, मानसून का संचरण, इसमें कोई विशिष्ट बात नहीं है। हम सभी जानते हैं कि यह है 0 डिग्री और यह है भारत, ठीक ना। हिंद महासागर के दक्षिण पश्चिम में यहां पर 26 डिग्री समताप रेखा 59 मीटर की गहराई पर है। इससे यह पता लगता है 26 डिग्री सेंटीग्रेड है 59 मीटर में। तो जैसे जैसे ऊपर आएंगे तापमान ज़्यादा होगा, यानी भाप बनने की प्रक्रिया शुरू हुई क्या नहीं जनवरी से मार्च में, वाटर वेपर बनना शुरू हुआ कि नहीं, क्योंकि यहाँ वाटर वेपर बनेगा जनवरी और मार्च तक जितना ज़्यादा, वो टेम्परेचर 59 डिग्री मीटर अंदर है, ऊपर आते आते वो 40 डिग्री होगा, ठीक ना, 26 से 35 डिग्री होगा। तो धीरे धीरे पानी गर्म होकर के भाप बनना शुरू हुआ है, वाटर वेपर। तब न जब यहाँ पर क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, राजस्थान का रेगिस्तान जब गर्म होगा अप्रैल महीना में, और गर्म होगा तो फेरेल के नियम का प्रयोग करके जब ये पवन ऐसे प्रवेश करेगा तो ये जनवरी और मार्च से ही भाप बनने की प्रक्रिया शुरू होगी, जनवरी से ही। तब न और ज़्यादा भाप और ज़्यादा भाप और ज़्यादा भाप, तो इससे हम मानसून का पता लगा सकते। अगर यहाँ पे 59 मीटर की गहराई में 26 डिग्री समताप रेखा उस समय नहीं हुआ किसी कारण से, तो यानी भाप बनने की प्रक्रिया में डिले हो जाएगा। यही है ओशन मीन टेम्परेचर एक लाइन में। चलिए अब आगे बढ़े हम लोग, तो आपको व्याख्या करके भी बता दिए। अब देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 सेट सी हमने लिया है, यह ध्यान रखिएगा। भारत के मरु राष्ट्रीय उद्यान के संदर्भ में निम्न में से कौन से कथन सही हैं? यह 2 जिलों में विस्तृत है, उद्यान के अंदर कोई मानव वास स्थल नहीं है, यह ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के प्राकृतिक आवासों में से एक है। ये पूरा सॉल्यूशन हिनल मैडम हमको लिख के दी हैं, हम आपको व्याख्या कर रहे हैं। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3 और डी 1, 2 और 3। इसका आंसर है सी, तीनों। मरु राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल, अब व्याख्या सुनिए, 3162 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें 1900 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र जैसलमेर जिले में और 1262 वर्ग किलोमीटर राजस्थान के बाड़मेर जिले में है, यानी 2 जिलों को छूता है। इसे वर्ष 1980 में नोटिफाइड किया गया था, राजपत्रित किया गया था। बस यही सब वर्ड थोड़ा सा हिनल को दिक्कत होता है शुद्ध हिंदी में बोलने में, इसीलिए वो नहीं आई व्याख्या करने, नहीं तो वो कर सकती थी। इस क्षेत्र में छिपकलियों की 14 प्रजाति और सांपों की 7 प्रजाति पाई जाती है। यह ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, जिसे स्थानीय रूप से गोडावन कहा जाता है, का प्राकृतिक आवास है। वहां लोकल उसको गोडावन बोलते हैं। अन्य महत्वपूर्ण जानवर यहां चिंकारा, डेजर्ट फॉक्स, डेजर्ट बिल्ली इत्यादि हैं। मरु राष्ट्रीय उद्यान के अंदर प्रति वर्ग किलोमीटर 4 से 5 व्यक्ति का औसत घनत्व है। इस पार्क के अंदर 73 ढानियां हैं, ढानी बोलते हैं। वहां पे एक परिवार का 2, 3, 4 मकान होगा, वो लोग एक ही जगह रहेंगे।
फिर जो है थोड़े दूर पर जाकर के कोई 2-3 परिवार का, फिर एक ही परिवार का, ऊपर परदादा के बच्चे लोग, सब भाई बहन होगा आपस में, वो लोग वहां रह रहा होगा। ये जो है 73 ढानियां है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखें, ये तोमर सर का है। सियाचिन हिमनद कहाँ स्थित है? अक्साई चीन के पूर्व में। आप जरा बताइए, अक्साई चीन के पूर्व में लाद रखेंगे तो तिब्बत में न जाएंगे? इतना तो नक्शा दिमाग में आएगा ना। लेह के पूरब में फिर तिब्बत में पैर रखना है, रख लेते हैं, क्या दिक्कत है, कब्जा कर लेते हैं, इसका मतलब चल के। गिलगिट के उत्तर में, गिलगिट के उत्तर में रखिएगा आप पैर ऐसे, काराकोरम पार करने विचार है क्या? कहां से आएगा अक्साई चीन? तो अब जो बच गया वही है नुब्रा घाटी के उत्तर में। देख लीजिए आंसर है 6D। कुछ नक्शा ऐसे भी दिमाग में रहना चाहिए कि अक्साई चीन खुद भारत के उत्तर पूर्व में पड़ता है, कश्मीर के, जम्मू कश्मीर के, लेह के भी नॉर्थ में है, जो चीन जिस पर कब्जा किए हुए है। तो उसके पूरब में सियाचिन कैसे होगा? क्योंकि सियाचिन तो अपना है। सियाचिन ग्लेशियर काराकोरम श्रेणी की सबसे लंबी तथा विश्व के गैर ध्रुवीय क्षेत्रों में दूसरी सबसे लंबी ग्लेशियर है। यह भारत के संघ राज्य लद्दाख में स्थित है। इसकी लंबाई 76 मीटर है। यह अक्साई चीन के पश्चिम, लेह और नुब्रा घाटी के उत्तर और गिलगिट के पूर्व में स्थित है। यह था इसका व्याख्या। अब आइए निम्न कथनों पर विचार कीजिए। जेट प्रवाह केवल उत्तरी गोलार्ध में होते हैं। पहला स्टेटमेंट। केवल कुछ चक्रवात ही केंद्र में वाताक्षी, वात प्लस अक्षी, अक्षी माने आंख, वात माने हवा का आंख, यानी आई ऑफ साइक्लोन, चक्रवात की आंख। केवल कुछ चक्रवात ही केंद्र में वाताक्षी उत्पन्न करते हैं। तीसरा, चक्रवात की वाताक्षी के अंदर का तापमान आसपास के तापमान से लगभग 10 डिग्री सेंटीग्रेड कम होता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं? ए केवल 1, बी केवल 2-3, सी केवल 2 और डी केवल 1 और 3। तो इसका आंसर है सी केवल 2। आइए देखते हैं। क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा में देख लीजिए यहां क्या है, जेट प्रवाह केवल उत्तरी गोलार्ध में, नहीं ऐसा नहीं है। क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा में सैकड़ों किलोमीटर की चौड़ी पट्टी में पश्चिम से पूर्व दिशा में प्रवाहित होने वाली परिध्रुवीय प्रबल पवन धारा जेट स्ट्रीम कहलाती है। इस पवन धारा का संचरण दोनों गोलार्धों में 20 डिग्री अक्षांश से ध्रुवों के बीच 75 से 14 किलोमीटर की ऊंचाई के मध्य होता है। सभी चक्रवात वाताक्षी उत्पन्न नहीं करते हैं, सब नहीं करता है, किसी में होगा किसी में नहीं होगा। तो इसीलिए देखिए वहां पर क्या कहता है, केवल कुछ चक्रवात ही वाताक्षी उत्पन्न करते हैं, जो प्रबल होंगे ना वो बनाएंगे। चक्रवात के वाताक्षी के अंदर का तापमान, उसके अंदर का तापमान आसपास के तापमान से ज्यादा होगा, क्योंकि वो और बड़ा लो प्रेशर बेल्ट है, और प्रेशर लो है यानी टेम्परेचर ज्यादा है, तो ही हवा हल्की होके ऊपर उठ गई है। तो क्या देख रहे हैं, ये था इसका व्याख्या। अब आइए, निम्नलिखित बाघ आरक्षित क्षेत्रों में क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट के अंतर्गत सबसे बड़ा क्षेत्र किसके पास है? कॉर्बेट, रणथंभौर, नागार्जुन सागर, श्रीशैलम, सुंदरबन। अब बार बार बोलने की जरूरत नहीं है, ये भी हिनल मैडम हमको व्याख्या करके दी है। हाँ, ज्योग्राफी पढ़ाने के कारण मैं भी कर सकता हूँ, लेकिन वो उनका विषय है, हमने कहा आप दीजिए। और ज्योग्राफी के कारण पर्यावरण भी हमें समझ में आता है, इसीलिए हम इसका व्याख्या लेके आए। और इसके बाद अब हम किसी का व्याख्या हम लेके नहीं आएंगे, क्योंकि हम यही 4 विषय पढ़ाते हैं और इसके लिए हम नैतिक जिम्मेदारी समझ के आए हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। क्रांतिक बाघ आवास को टाइगर रिजर्व का कोर क्षेत्र भी कहा जाता है। इसकी पहचान वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के आधार पर की जाती है। क्या देख रहे हैं, इसका जो पहचान है वो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के आधार पर की जाती है। इस क्षेत्र में रहने वाले निवासी और अनुसूचित जनजाति के अधिकारों को प्रभावित किए बिना
बाघ के संरक्षण का कार्य किया जाता है। जो क्रिटिकल टाइगर जोन है वहां जो लोग रहते हैं पहले से इनहेबिटेट हैं या जो वहां ट्राइबल रहते हैं उनके अधिकार को कम नहीं किया जाता है, उनके अधिकार को प्रभावित किए बिना तब बाघों का संरक्षण वहां किया जाता है। अब आइए, इस क्षेत्र की घोषणा राज्य सरकार एक विशेषज्ञ समिति गठित करता है और उसके सलाह पर करता है। अब आ जाइए, निम्न क्षेत्र के क्रांतिक बाघ आवास जिम कॉर्बेट में 821.99 वर्ग किलोमीटर है उसका एरिया, जिसमें 466.32 वर्ग किलोमीटर क्या कहते हैं इसका, ये जो है क्रिटिकल क्रांतिक बाघ आवास है, वो ब्रैकेट में जो है। रणथंभौर का टोटल है 1113.36 वर्ग किलोमीटर, जिसमें से 297.93 वर्ग किलोमीटर है। नागार्जुन सागर श्रीशैलम में 2597.72 वर्ग किलोमीटर है। यहां पे थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है, 1700.54 स्क्वायर किलोमीटर उसका क्रिटिकल एरिया है। और सुंदरबन डेल्टा क्षेत्र में 1699 में से 800.27 वर्ग किलोमीटर क्रिटिकल है। तो उससे क्या निकला, नागार्जुन श्रीशैलम का क्रांतिक बाघ आवास क्षेत्र जो है वो सबसे बड़ा है अभी तक का। अब हम लोग जरा आगे देखते हैं इसके बाद। चलिए अब देखें, यदि किसी पौधे की विशिष्ट जाति को वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 की अनुसूची 6 में रखा गया तो इसका क्या तात्पर्य है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर यूपीएससी के देने के बाद ही क्लियर होगा। अगर यहां वर्तमान के दृष्टिकोण से देखा जाए तो आंसर होगा ए, लेकिन यह नहीं कहा है वर्तमान में, इसलिए अब यूपीएससी दोनों में से क्या मानता है, ए या बी में से कोई हो सकता है। यदि किसी पौधे की विशिष्ट जाति को वन्य सुरक्षा अधिनियम 1972 की अनुसूची 6 में रखा गया है तो इसका क्या तात्पर्य है। तो उसका ओरिजिनल अनुसूची का तात्पर्य तो यही है कि ऐसे पौधों की खेती किसी भी परिस्थिति में नहीं हो सकती है, लेकिन अभी हाल में व्यवस्था किया गया है कि इस पौधे की खेती के लिए लाइसेंस की आवश्यकता है। तो अब यूपीएससी क्या मानता है, लेकिन हम ओरिजिनल एक्ट के आधार पर इसको बी माने हैं, ए भी हो सकता है, ये देखना पड़ेगा। देश में वन्य जीवों की सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए भारतीय संसद ने 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पारित किया। इस अधिनियम में 6 अनुसूचियां बनाई गई हैं। अनुसूची 1, यह अनुसूची लुप्त प्राय प्रजातियों के संरक्षण की व्यवस्था करता है और इसके अंतर्गत आने वाले प्रजातियों को पूर्ण संरक्षण प्रदान करते हुए इनके व्यापार को निषिद्ध करता है, जैसे बाघ, काला हिरन, हिमालयन ब्राउन बियर, डॉल्फिन, चीता, ये सब शेड्यूल्ड 1 में आता है। अनुसूची 2, ये सब लड़के को तैयार परीक्षा देने के पहले पढ़ के जाना चाहिए ज्योग्राफी में, लेकिन करिएगा कि आजकल स्पीडी है तैयारी, स्पीड करो, बस उसी में फंसता है लड़का। अनुसूची 2, इस सूची के अंतर्गत आने वाले जानवरों को उच्च सुरक्षा प्रदान करते हुए इनका व्यापार निषिद्ध है, परंतु मानव जीवन के लिए खतरा को छोड़कर इसका शिकार नहीं किया जा सकता। अगर ये मानव जीवन के लिए खतरा उत्पन्न हो जाए तो शिकार कर सकते हैं, बाकी इसका शिकार नहीं। पहला वाला हम तो कुछ नहीं कर सकते हैं, जैसे बंगाल हनुमान लंगूर, इंडियन फॉक्स, बृहत इंडियन जीवेट, ये सब। अनुसूची 3 और 4 एक ही है, दोनों का परिभाषा। यह सूची उन प्रजातियों के लिए है जो लुप्त प्राय नहीं है। ये लुप्त प्राय नहीं है, इसमें संरक्षित प्रजाति को रखा गया है, परंतु अगर आप इसका उल्लंघन करते हैं तो प्रथम 2 की तुलना में आपको कम दंड मिलेगा, क्योंकि ये लुप्त प्राय नहीं है। जैसे लकड़बग्घा, हिमालयन चूहा, मालाबार पेड़ काट लेते हैं, ये आता है उसमें। अनुसूची 5, इसमें ऐसे प्रजातियों को रखा गया है जिनका शिकार किया जा सकता है, जैसे चूहा, साधारण कौवा, चमगादड़ इत्यादि। और अनुसूची 6,
इसमें ऐसे पौधे शामिल किए गए हैं जिन्हें खेती से मना किया गया है। यह है ओरिजिनल एक्ट में। अब उसमें हाल में जो है लाइसेंस का व्यवस्था किया गया है, तो अब इसीलिए हमने उस प्रश्न को कहा कि आप देख लीजिएगा यूपीएससी का जब आएगा। जैसे पीचर प्लांट, ब्लू वांदा, लाल वांदा, कुथ, लेडीज स्लीपर, ऑर्चिड्स, बेडोम्स और साइकेड, ये सब जो है अनुसूची 6 में आता है। क्लियर हो गया। अब हम शुरू करते हैं। एग्रीकल्चर से क्वेश्चन आ गया, एग्रीकल्चर से क्वेश्चन आ गया। अरे भाई, ज्योग्राफी में कृषि चैप्टर है ना, तो नया कुछ कृषि में होगा तो नहीं पढ़ना पड़ेगा। इकोनॉमिक्स में कृषि नहीं है सिलेबस में, तो क्या करिएगा। दिल्ली में बैठा हुआ आदमी दिमाग बंद करके पढ़ाया है ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स, इसीलिए अपनी गैर जिम्मेदारियों को या अपने कहिए कि इनएफिशिएंसी को डाल दिया यूपीएससी पे हल्ला कर करके। एग्रीकल्चर का क्वेश्चन है, एग्रीकल्चर का क्या, एग्रीकल्चर वो बीएससी एजी वाला क्वेश्चन पूछ रहा है क्या भाई। ज्योग्राफी में कृषि है सिलेबस में, इकोनॉमिक्स में कृषि है सिलेबस में, तो जो करंट घटना है वो पूछ रहा है। शून्य जुताई, जीरो टिलेज, ये अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो ये आपकी गलती है। इसमें यूपीएससी क्या कर सकता है। तो प्रॉब्लम यही है कि ज्योग्राफी में जो एग्रीकल्चर है वो क्या मान लिया है लोग, चावल में पहला 3 उत्पादक राज्य, गेहूं पहला 3 उत्पादक। अरे भाई, ऐसे नहीं होता है। इसी के कारण लड़का फंसा है जो है तैयारी में। उस फसल का कंडीशन भी पढ़ाना है, और उसमें अगर कुछ नया लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आता है तो एक आम नागरिक को जितना आना चाहिए उतना उसमें पढ़ना है। नहीं तो चिल्लाइए साल भर अब कि अब एक काम करते हैं, दिल्ली में कोई खोजते हैं कि जो एग्रीकल्चर ऑप्शनल पेपर पढ़ाता हो, अब जाके उससे पढ़ें 5 क्वेश्चन के लिए। बस यही प्रॉब्लम है कि दिमाग लगा के सिलेबस को देखना नहीं है, खाली और खाली चाट टेबल। अरे भाई, चाट खाने से पेट भरता है कि चावल दाल खाने से पेट भरता है। बस प्रॉब्लम यही है, चाट खिलाइए। और अभी तो 40 नंबर में डिक्रीज हुआ है इस बार। टॉपर को देख लीजिए, लास्ट ईयर के टॉपर से 40 मार्क्स नीचे है। हम बोल चुके हैं कि अगर बच्चों के पढ़ने की स्टाइल में चेंज नहीं आया, ये दिल्ली वाला के चक्कर में फंसा, तो अब वो दिन दूर नहीं होगा 40% में टॉप करने लगेगा लड़का। बताइए, 40 मार्क्स जो है लास्ट ईयर के तुलना में कम है। क्या दिक्कत है, कहाँ प्रॉब्लम है। मेरिट सब चीज में लास्ट ईयर से नीचे है, लोएस्ट मेरिट भी नीचे है। मान लेते हैं टॉपर में एक समस्या होगा, टोटल का टोटल मेरिट नीचे है और हम वहां तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो प्रॉब्लम यही है। वही चमकदार गाइड, मैजिक बुक, फास्ट ट्रैक बुक, समझ रहे हैं ना, इजी गोइंग बुक करिए ना, कितना करते हैं, देखिएगा क्या हाल होता है। अब देखिए आगे, कृषि में शून्य जुताई, जीरो टिलेज के क्या लाभ हैं। पिछली फसल के अवशेषों को जलाए बिना गेहूं की बुआई संभव है। चावल की नई पौध की नर्सरी बनाए बिना धान के बीज का नम मृदा में सीधे रोपण संभव है। हम सीधा सीधा सवाल है, हिंदू पेपर में ये है जीरो टिलेज, ये ध्यान रखिएगा। मृदा में कार्बन पृथक्करण संभव है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। केवल 1 और 2, केवल 2 3, केवल 3 और डी 1 2 और 3। तो इसका आंसर है डी, तीनों ही सही है। हम ऐसे नहीं बोल देंगे तीनों, हम आपको पूरा जीरो टिलेज समझाते हैं क्या है। और एक बिना एग्रीकल्चर का लड़का, हाँ एग्रीकल्चर यानी फार्मर का पोता तो हम हैं। पिताजी मेरे गवर्नमेंट जॉब में थे, इसलिए झूठ नहीं कर देंगे कि नहीं फार्मर के बेटे हैं। हाँ, किसान के पोता जरूर है, बड़े किसान के पोता हैं। और कैसे किसान मेरे दादा थे, जो स्वयं जाते थे खेत पर खेती करने के लिए। उतना बीघा जमीन होने के बावजूद जो है वो स्वयं जाते थे। हम लोग को याद है कि जब धान कटता था ना, महीना महीना दिन तक बाबा नहीं आ पाते थे। कलेवा बोलते थे हम लोग, खाना को कलेवा बोलते थे, लेके उनको खेत पर देने जाते थे और खेत से हम लोग आते थे। तो हम लोग उस फार्मर के पोते हैं जिसने अपनी मेहनत से जो है खेत में पसीना बहाया है। तो अब जरा सुनिए, शून्य जुताई एक कृषि तकनीक है जिसके अंतर्गत जुताई के द्वारा मृदा को परिवर्तित किए बिना फसल का उत्पादन किया जाता है।
मिट्टी नहीं बदलना है, उसके बिना ही फसल का उत्पादन करना है। कैसे? इसका लाभ क्या है देखिए, मिट्टी में पानी की मात्रा को बनाए रखता है। जब आप ऐसे, अरे किसान के पोता को समझाना पड़ेगा, जब आप ऐसे काट के पराली नहीं जलाइएगा, छोड़ दीजिएगा, तो मिट्टी के ऊपर अगर इतना छोटा छोटा खुट्टी रह गया तो ऐसे ढक लिया मिट्टी को, तो सूरज का रोशनी जो पड़ेगा वो मिट्टी के नमी को उतना तेजी से नहीं खींच पाएगा। बनस्पत की अगर आप एकदम नीचे से उसको जो है क्या कहते हैं, या तो उसको जला दीजिए या उसको पूरे निकाल दीजिए, तब नमी जो है खत्म हो जाएगा। तो यह मिट्टी में पानी की मात्रा को बनाए रखता है। पौधों के अवशेष को मिट्टी की सतह पर सड़ने के लिए छोड़ दिए जाने के कारण मिट्टी में कार्बन पृथक्करण संभव। वो जो खुट्टी रह गया वो धीरे धीरे वहीं सड़गल जाएगा, उसमें कार्बन है तो कार्बन सेपरेट हो गया, कार्बन पृथक्करण संभव है। पिछले अवशेषों को मिट्टी के साथ सड़ने छोड़ देने के कारण उनके द्वारा संचित पोषक तत्व मिट्टी में आ जाते हैं, उसके बाद वही चीज मिट्टी में मिल जाता है, तो मिट्टी को न्यूट्रिशन मिल जाता है। यह मृदा अपरदन को कम करता है। सही बात है, जब वो खुट्टी खड़ा रहेगा, अब गलती से अगर पानी आ जाए, हवा तेज बह जाए तो भी मिट्टी को उड़ाने नहीं देगा, मृदा अपरदन को कम करता है। मिट्टी में सूक्ष्म जीवों की वृद्धि करता है, बिल्कुल, अब उसको खाने के लिए माइक्रोजीव आ सकते हैं। मिट्टी की नमी को नुकसान नहीं होने के कारण अपर्याप्त वर्षा की स्थिति में भी फसल में वृद्धि होती है। थोड़ा बहुत कम वर्षा भी हो तो ये मैनेज कर देता है। और मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों के सुधार के कारण उसकी उर्वरता में वृद्धि होती है। इतना व्याख्या करके आपको दे रहे हैं जीरो टिलेज का। और करंट आपको पढ़ना चाहिए, हम हमेशा बोल रहे हैं, लेकिन करंट पढ़ते समय यही है कि ये अपने विषय से लगता हुआ चीज पढ़िए। और इसी सब के लिए कहते हैं कि भूगोल और आप मैगजीन पढ़ा करिए, या क्रॉनिकल में अगर कुछ ऐसा नया न्यूज आया है तो पढ़िए, या हिंदू पेपर पढ़ा करिए। और उसमें कुछ विशिष्टता के लिए फिर नेट में जाके ओरिजिनल वेबसाइट पर जाइए, .com पर मत जाइए, .gov.in पर जाइए, सब मिलेगा। अब आइए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन कार्बन के सामाजिक मूल्य पद का सर्वोत्तम रूप से वर्णन करता है? आर्थिक मूल्य के रूप में यह निम्नलिखित में से किसका माप है? प्रदत्त वर्ष में 1 टन CO2 के उत्सर्जन से होने वाली दीर्घकालीन क्षति, किसी देश की जीवाश्म ईंधनों की आवश्यकता जिन्हें जलाकर देश अपने नागरिकों को वस्तुएं और सेवा प्रदान करता है, किसी जलवायु शरणार्थी द्वारा किसी नए स्थान के प्रति अनुकूलित होने हेतु किए गए प्रयास, और पृथ्वी ग्रह पर किसी व्यक्ति विशेष द्वारा अंशदत्त कार्बन पदचिन्ह। इसका आंसर है ए, ये 1 टन CO2 के उत्सर्जन से होने वाला दीर्घकालीन क्षति। ये डायरेक्ट परिभाषा है कि कार्बन की सामाजिक लागत किसी भी समय ग्रीन हाउस गैस के 1 अतिरिक्त टन कार्बन डाइऑक्साइड को उत्सर्जित करने से होने वाले प्रभावों की सीमांत लागत पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य पर है, गैर बाजार प्रभावों को भी यह शामिल करता है। ये इसकी डायरेक्ट परिभाषा है, परिभाषा में से ये क्वेश्चन आया है। अब आइए 16वां, भारत में दालों के उत्पादन के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला, उड़द की खेती खरीफ और रबी दोनों फसलों में की जाती है। कुल दाल उत्पादन का लगभग आधा भाग केवल मूंग का होता है। पिछले 3 दशकों में जहां खरीफ दालों का उत्पादन बढ़ा है, वहीं रबी दालों का उत्पादन घटा है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, 3, सी केवल 2, डी केवल 1, 2, 3। तो हम जाएंगे यहां ए में, केवल और केवल पहला स्टेटमेंट जो है यही सही है। देखिए, उड़द की खेती खरीफ और रबी दोनों ही फसलों के रूप में होती है, अलग अलग क्षेत्रों में। इंडियन पल्स एंड ग्रेन्स एसोसिएशन के अनुसार वर्ष 2019 में 19-20 में कुल दाल के उत्पादन का 19% मूंग और 11% उड़द का उत्पादन हुआ है। तो फिर ये आधा भाग जो है लिखा है मूंग, ये कैसे? ये तो 19% है, 50% तो है नहीं। इस कारण से ये आंसर गलत हो गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 17। देखिए किस तरह से जब हम क्लास में कहते हैं ना
कि गन्ना के लिए कौन सी मिट्टी ज़रूरी है, कितना वर्षा ज़रूरी है, कितना टेम्परेचर ज़रूरी है, पढ़ के जाओ। तब लड़का मेरा मजाक उड़ाता है, कहाँ सर फंसा रहे हैं। तो अब बोलिए सबके साथ, जय हो। एग्रीकल्चर का सवाल है, एग्रीकल्चर का सवाल है। अरे भाई एग्रीकल्चर एक सवाल है, बट ये भूगोल के एग्रीकल्चर का सवाल है। देखिए, यह फसल उपोष्ण प्रकृति की है, उसके लिए कठोर पाला हानिकारक है। विकास के लिए उसे कम से कम 210 दिन पाला रहित दिवस और 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता पड़ती है। हल्की सुअपवाहित मृदा जिसमें नमी धारण करने की क्षमता है, इसकी खेती के लिए आदर्श रूप से अनुकूल है। यह फसल निम्न में से कौन सी है? ए कपास, बी जूट, सी गन्ना, डी चाय। इसमें कपास है और क्या सोचना है, व्याख्या सुन लीजिए। कपास एक उष्णकटिबंधीय पौधा है। इसके पौधों के लिए 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान आवश्यक है। पाला अथवा ओला इसकी फसल के लिए घातक है। इसके विकास के लिए कम से कम 200 दिन पाला रहित दिवस आवश्यक है। इसके लिए 50 से 100 सेंटीमीटर तक वर्षा की आवश्यकता है और इसके लिए आर्द्रता पूर्ण मिट्टी आवश्यक है। अब अभी व्याख्या बाकी है, लेकिन बीच में एक अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि ये आज पूरा करने के बाद दोस्तों 2 पैरेलल वेब सीरीज चलाने जा रहे हैं। वेब सीरीज है वो यूट्यूब पे। यूपीएससी का पहला आएगा एक जनरल इन्फॉर्मेशन का लेक्चर मेरा, उसके बाद मेंस में पेपर 1 का पूरा एनालिसिस करेंगे, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4, फिर हिस्ट्री ऑप्शनल जो मेरा अपना है। ये ऐसे करके 5-6 लेक्चर मेरा आएगा, जिसमें आपको यूपीएससी का कंप्लीट वो वेब सीरीज है। इसलिए आप जो है मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको उसका इन्फॉर्मेशन आते रहे। अब रोज़ तो नहीं संभव है, लेकिन एक दिन के अंतर पर एक दिन आते रहेगा। इसी प्रकार यही सीरीज सेम जीपीएससी के लिए चलाने जा रहे हैं। पहले एक जनरल इंफॉर्मेशन होगा फर्स्ट लेक्चर, सेकंड लेक्चर क्या होगा, जीएस पेपर 1 निबंध जो है या जीएस पेपर 1 उसका सिलेबस, उसका एनालिसिस और 18-17 के क्वेश्चन को वहां रख के दिखाएंगे कुछ चैप्टर से कैसे क्वेश्चन आया है। तो ये एक वेब सीरीज आ रहा है और बहुत ज़्यादा डिटेल्स आपको नहीं बताएंगे अभी, क्योंकि दूसरे भी कॉपी मार सकते हैं। तो ये आपको बहुत जल्द यानी 1-2 दिन के अंदर आ रहा है और एक दिन के अंतराल पे हो सकता है कि आपको मिलेगा। तो हो सकता है आज यूपीएससी का एक आए तो अगले दिन जीपीएससी का है, फिर अगला लेक्चर यूपीएससी का है तो उसका अगला जीपीएससी का, ऐसे करके। लेकिन कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपके पास आ रहा है विथ एनालाइज्ड सिलेबस, ताकि आपको कोई घुमा नहीं सके फालतू में कि ये करो वो करो। आप पढ़िएगा, आप देखिएगा मेरे इस सेमिनार के बाद, वेबिनार के बाद, कि आपको दिख जाएगा कि कैसे बेवकूफ़ बनाता है सब। चलिए आगे देखते हैं। 19 भारत में गन्ने की खेती में वर्तमान प्रवृत्तियों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला, जब बर्ड चिप सेंटलिंग्स को नर्सरी में उगाकर मुख्य कृषि भूमि में प्रतिरोपित किया जाता है तब बीज सामग्री में बड़ी बचत होती है। सही है, यह पहला स्टेटमेंट। जब सेट्स का सीधे रोपण किया जाता है तब एक कलिका सिंगल बडेड सेट्स का अंकुरण प्रतिशत कई कलिका सेट्स की तुलना में बेहतर होता है। तीसरा, खराब मौसम की दशा में यदि सेट्स का सीधे रोपण होता है तब एक कलिका सेट्स का जीवित बचना बड़े सेट्स की तुलना में बेहतर होता है। ये सब नहीं है, मरेगा सब मरेगा एक साथ। गन्ने की खेती ऊतक संवर्धन से तैयार की गई सेटलिंग से की जा सकती है। ए केवल 1 और 2, बी केवल 3, सी केवल 1 और 4, डी केवल 2, 3, 4। तो हम यहां जाएंगे सी केवल 1 और 4। लेकिन कैसे, तो अब सुनिए व्याख्या। बडिंग एक बागवानी तकनीक है, गार्डनिंग टेक्नोलॉजी है, जिसका उपयोग 2 या 2 से अधिक पौधे के भागों को जोड़ने के लिए किया जाता है, जिससे वे एक ही पौधे के रूप में विकसित हो सकें। गन्ने का छोटा छोटा जो है तोड़ करके एक के ऊपर ऐसे रख करके उसको जोड़ के एक पौधा बना दें।
इस विधि का विकास इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च के द्वारा किया गया। इसमें एक कली को एक पौधे से लेकर उसे दूसरे के ऊपर उगाया जाता है, एक बड को। इस विधि में केवल कलियों को, कली बना बड होता है, पूरे गन्ने से छीलकर पहले से तैयार किए गए सेट्स के ऊपर रोप देते हैं। छोटे से सेट्स तैयार करेंगे, उसके ऊपर रोप देते हैं। इसमें 1 हेक्टेयर भूमि के लिए 18 से 20,000 बड की आवश्यकता होती है, जिसे 2/3 फीट में ही रोपा जा सकता है। बचत हो गया ना पहला स्टेटमेंट। लाभ, बीज की लागत में 75% की कमी की जा सकती है, पहला स्टेटमेंट सही। स्वस्थ कलियों का चयन, रोगग्रस्त और संक्रमित बीजों को खत्म किया जा सकता है। कली चिप्स लेने के बाद गन्ने का रस या चीनी या गुड़ तैयार करने के लिए उपयोग किया जा सकता है। और केवल नहीं याद रखना है उत्तक संवर्धन, इतना न्यू टेक्नोलॉजी है आज के डेट में गन्ने की खेती के लिए। फ्लैट बेड मेथड, रिज एंड ग्रोव मेथड, पिट मेथड, वाइडर और 2 रो प्लांटेशन मेथड, स्पेस ट्रांसप्लांटेशन मेथड, सीडलिंग ट्रांसप्लांट मेथड, चिप और बड मेथड जो आप पढ़े, टिश्यू कल्चर मेथड, ये 8 है गन्ने की खेती के आधुनिक रूप। अब आगे देखें, वो न्यूज तो था इग्नो ये हिंदू पेपर का, बट हिंदू का हेडिंग लड़ा था, अंदर वाला पार्ट नहीं लड़ा था, ये ध्यान रखिएगा। भारत के संदर्भ में निम्न में से किन पद्धतियों को पारितंत्र अनुकूली कृषि माना जाता है? फसल विविधरूपण, सेकंड लेग्यूम इंटेंसिफिकेशन, थर्ड टेंसियोमीटर का उपयोग, फोर्थ वर्टिकल फार्मिंग। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए केवल 1 और 1 2 3, बी केवल 3, सी केवल 4, डी 1 2 3 4। तो डी में हम जाएंगे, चारों स्टेटमेंट सही है। अब जान लें क्या है फसल विविधकरण। तो फसल विविध रूपण, फसल का विविध रूपों से उत्पादन करना फसल का विविधकरण कहलाता है। एक ही खेत में विविध रूपों का, फसल के डिफरेंट फॉर्म का उत्पादन करना फसल विविध रूपण कहलाता है। पारितंत्र के लिए तो अनुकूल होगा ही। एक पौधा होगा जो नाइट्रोजन ग्रहण करेगा, दूसरा लगाइएगा तो छोड़ेगा, तो ठीक तो है। अब आइए, शिंब आधिक्य, ऐसी फसलों का उत्पादन करना जो नाइट्रोजन वृद्धि में सहायक हो या वायुमंडलीय नाइट्रोजन को ठीक करती है और मिट्टी में उच्च गुणवत्ता वाले कार्बनिक पदार्थों को छोड़ती है तथा मिट्टी के पोषक तत्वों के संचलन में मदद करती है। यह भी पारितंत्र के अनुकूल है परिभाषा के हिसाब। टेंसियोमीटर मृदा विज्ञान का एक मापक यंत्र है जिसका उपयोग वेडोस जोन में मैट्रिक जल क्षमता के निर्धारण में किया जाता है। इसमें हम कुछ पेट्रोल डीजल स्टेंसियोमीटर में यूज नहीं करते हैं, इसलिए पारितंत्र के अनुकूल है। ऊर्ध्वाधर कृषि, वर्टिकल एग्रीकल्चर, कृषि की वह पद्धति जिसमें इंडोर में कृत्रिम प्रकाश और तापमान की अवस्था में फसल उगाया जाता है। अपने घर के अंदर आर्टिफिशियल लाइट और आर्टिफिशियल टेम्परेचर में जब फसल उगाते हैं उसको हम कहते हैं वर्टिकल एग्रीकल्चर। इसका उद्देश्य कम क्षेत्रफल में अधिक उत्पादन प्राप्त करना। इसमें पारंपरिक कृषि की तुलना में कम पानी, कम कीटनाशक का उपयोग होता है। इसमें हाइड्रोपोनिक्स, एक्वापोनिक्स एवं एरोपोनिक्स एक नियंत्रित पर्यावरणीय कृषि तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। बिल्डिंग बेस्ड वर्टिकल फार्म, शिपिंग कंटेनर वर्टिकल फार्म, डीप फार्म, ये इसके प्रकार हैं जिसमें ये खेती की जाती है। अब आइए क्वेश्चन 22, भारतीय हाथियों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। हाथियों के समूह का नेतृत्व मादा करती है। हाथी की अधिकतम गर्भावधि 22 माह तक हो सकती है। सामान्यतः हाथी में 40 वर्ष की आयु तक ही बच्चे पैदा करने की क्षमता होती है। और चौथा, भारत के राज्यों में हाथियों की सर्वाधिक जनसंख्या केरल में है। उपरोक्त कथन में कौन से सही हैं? केवल 1 2, केवल 2 4, केवल 3 और केवल 1 3 और 4। तो हम जाएंगे ए में, केवल 1 और 2। देखिए, बूढ़ी मादा हाथी आमतौर पर झुंड का प्रबंधन करती है। पूरे झुंड का मैनेजमेंट करने का काम केवल मादा नहीं, याद रखिएगा, उसमें भी जो बूढ़ी मादा होती हैं, जो ओल्ड एज की।
हाथी की अधिकतम गर्भावधि 22 माह तक हो सकती है, ये तो सही है, लेकिन भारतीय महिला हाथी 50 से 60 वर्ष तक के उम्र तक प्रजनन कर सकती हैं। और कर्नाटक राज्य में भारत का 22% हाथी है, केरल में नहीं, कर्नाटक इसमें आगे है। अब आइए वर्ष 2017 के जो हाथी का गणना किया गया था उसमें आपको लिस्ट दिखा देते हैं। कर्नाटक में 6049 हाथी है 17 के हाथी जनगणना के अनुसार। असम में 5719, केरल में 3054, यानी केरल तीसरे पे है, तमिलनाडु में 2761 और ओडिशा में 1966। अब आइए क्वेश्चन नंबर 23, ये सब हिनल मैडम तैयार करके दी हैं। निम्न में से कौन सा संरक्षित क्षेत्र कावेरी बेसिन में स्थित है? नागरहोले राष्ट्रीय उद्यान, पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान, सत्यमंगलम बाघ आरक्षित क्षेत्र, वायनाड वन्यजीव अभ्यारण्य। तो इसमें कह रहा है नीचे कूट का प्रयोग कर सही उत्तर दीजिए। केवल 1 और 2, बी केवल 3 और 4, सी केवल 1, 3 और 4, डी 1, 2, 3, 4। तो हम इसमें जाएंगे सी में 1, 3 और 4, दूसरा गलत है। दक्षिण भारत में पश्चिमी घाट और नीलगिरी पहाड़ियों के मध्य नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है, ये याद रखना है। वर्ष 2012 में इसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। इसका इस बायोस्फीयर के अंदर है वो सब, इसलिए ये पढ़ा रहे हैं। इसका अधिकांश भाग कावेरी नदी बेसिन क्षेत्र में आता है। 1 अरलम, 2 मुदुमलाई, 3 मुकुर्ती, चौथा नागरहोल, 5वां बांदीपुर, 6ठा साइलेंट वैली। ये हो गया राष्ट्रीय उद्यान। और अब देखें इसमें स्थित वन्य जीव अभ्यारण्य, वायनाड, करीमपुझा, सत्यमंगलम। इसके बाद आप मिला लीजिए। पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान गोदावरी नदी के बाएं और दाईं ओर आंध्र प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी गोदावरी जिले में स्थित है। यह गोदावरी नदी के किनारे है। क्वेश्चन नंबर 24, भारत की जैव विविधता के संदर्भ में सीलोन फ्रॉगमाउथ, कॉपर स्मिथ बाबेंट, ग्रे चिंड मिनीवेट और हाइट थ्रोटेड रेड स्टार्ट क्या है? ए पक्षी, बी प्राइमेट, सी सरीसृप, डी उभयचर। पक्षी है, इसमें कोई बड़ा बात नहीं है, लेकिन देखिएगा इसमें कि हिनल मैडम कितना मेहनत करके हमको व्याख्या करके दिए हैं। ये देखिए अभी बताते हैं। फ्रॉग माउथ यह भारत के पश्चिमी घाट में पाया जाने वाला पक्षी है जिसका मुख मेढक के समान होता है। अब पूरा ये बिना ये बायोलॉजी वाला ही कर सकता है, ये तोमर सर के बस की बात नहीं है। जो नहीं है वो नहीं है बता रहे हैं, बायोलॉजी आपके सर नहीं पढ़ा सकते हैं। वैज्ञानिक वर्गीकरण, इसलिए कुछ उच्चारण में मिस्टेक हो तो सॉरी, ठीक ना। हाँ, पक्षी है ये जानते हैं। किंगडम एनिमेलिया, फाइलम कॉर्डेटा, हड्डी वाला है इसलिए कॉर्डेटा, इतना सा जानते हैं। क्लास एवीज, पक्षी को एवीज कहते हैं। ऑर्डर कैप्री मूलगी फॉर्मेस, फैमिली पोडार्जीगेड, जीनस बैट्रा कोस्टोमस और स्पेसीज बैट्रा कोस्टोमस मोनिली गेर। ये इसका जो है स्पेसीज है, दो बाइनोमियल पद्धति चलता है बॉटनी जूलॉजी में। कॉपर स्मिथ बारबेट यह भारतीय उपमहाद्वीप एवं दक्षिण पूर्व एशिया में निवास करने वाला पक्षी है। बट क्या फर्क है दोनों में देखिए। वैज्ञानिक वर्गीकरण, किंगडम एनिमेलिया, फाइलम कॉर्डेटा, क्लास एवीज, यहां तक तो मिलेगा। ऑर्डर पीसीफॉर्म्स, फैमिली मेगालेमीडे, जीनस सिलोपोगन, पी साइलेंट है। स्पेसीज सिलोपोगन हेमेसेफेलस। अब आइए तीसरा, ग्रे चिंड मिनीवेट, यह हिमालय, चीन, ताइवान, दक्षिण पूर्व एशिया में पाया जाने वाला पक्षी है। साइंटिफिक क्लासिफिकेशन, किंगडम एनिमेलिया, फाइलम कॉर्डेटा, क्लास एवीज, पक्षी, यहां तक ओके। अब बदल सकता है ऑर्डर, ये नहीं बदला है। पैसेरी फॉर्म्स, फैमिली कैंपेफेगिडे, जीनस पेरिक्रोकोटस और स्पेसीज पेरिक्रोकोटस सोलरिस। अब आइए व्हाइट थ्रोटेड रेड स्टार्ट,
यह नेपाल, भूटान, मध्य चीन, म्यांमार, पूर्वोत्तर भारत के सुदूर उत्तरी क्षेत्र में पाए जाने वाला पक्षी है। साइंटिफिक क्लासिफिकेशन: किंगडम एनिमेलिया, फाइलम कॉर्डेटा, क्लास एवीज, ऑर्डर पैसेरीफॉर्म्स, फैमिली म्यूसिकेपिडे, जीनस फोएनिक्यूरस, स्पेसीज फोएनिक्यूरस सिस्टीसेप्स। कुछ मिस्टेक हुआ हो तो मेरा बायोलॉजी नहीं है, हाँ ऊपर वाला हम जान रहे थे कि कहाँ कहाँ पाया जाता है। बाकी ये हिनल मैडम ने मेहनत किया है और उन्होंने इसको तैयार किया है, इसीलिए हम पर्यावरण उनसे ही पढ़वाना चाहते हैं कि इसमें आपको बायोलॉजिकल पुट भी आ जाए। अब आइए 25, भारतीय अनूप मृग बारहसिंगा की उस उपजाति जो पक्की भूमि पर फलती फूलती है और केवल घास भक्षी है के संरक्षण के लिए निम्न में से कौन सा संरक्षित क्षेत्र प्रसिद्ध है? ए कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, बी मानस राष्ट्रीय उद्यान, सी मुदुमलाई वन्यजीव अभयारण्य, डी ताल छप्पर वन्यजीव अभयारण्य। तो हम जाएंगे ए में, यह है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। अब देखिए इसमें कितना अच्छा मेहनत की है वो। यह भारतीय उपमहाद्वीप में निवास करने वाले हिरन प्रजाति हैं। अब यह पाकिस्तान और बांग्लादेश में लुप्त हो गया है। इनकी तीन, क्योंकि भारतीय उपमहाद्वीप में था, इनकी तीन उपजातियां हैं। पहला पश्चिमी अनूप मृग, ये इंडो गंगा के मैदान में बाढ़ वाले ऊंचे घास के मैदान में निवास करते हैं। नेपाल का शुक्ला कांटा वन्यजीव अभयारण्य इसका संरक्षित क्षेत्र है। सेकंड दक्षिणी अनूप मृग, ये सब हमको क्लियर है। इनके खुर कठोर होते हैं क्योंकि ये कठोर जमीन पे चलते हैं और खुले जंगलों में कठोर जमीन के लिए अनुकूलित हैं। इनका संरक्षित क्षेत्र है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। ये अब अगली बार पूछे तो ये दक्षिणी अनूप मृग है, ध्यान रखिएगा। पूर्वी अनूप मृग यह केवल आसाम में पाए जाते हैं। इनका संरक्षित क्षेत्र कांजीरंगा नेशनल पार्क है। अब आइए आगे, निम्न में से कौन से ऐसे सर्वाधिक संभावनीय स्थान हैं जहां कस्तूरी मृग अपने प्राकृतिक आवास में मिल सकता है? पहला अस्कोट वन्यजीव अभयारण्य, दूसरा गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, तीसरा किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य, चौथा मानस राष्ट्रीय उद्यान। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 3 और 4 और डी केवल 1 और 4। तो हम यहां जाएंगे ए में, केवल 1 और 2। लेकिन ऐसे नहीं छोड़ देंगे, देखिए व्याख्या। और एक बार फिर आपको बता दें कि इस व्याख्या के बाद, ये लेक्चर के बाद आप तैयार रहिएगा 2021 के लिए एकदम फुल मेंस के एक एक सब्जेक्ट पर व्याख्या। हाँ, पहला लेक्चर एक जनरल इंट्रोडक्शन का होगा, उसके बाद GS 1 हिस्ट्री, इससे ज़्यादा नहीं खोलेंगे पोल क्योंकि अभी लोग कॉपी मार सकता है, इसलिए कहने दीजिए। उसके सिलेबस का एक्सप्लेनेशन करेंगे आपके सामने कि देखिए इसमें पढ़ना क्यों है, इससे ज़्यादा मत जाइए इधर उधर। तो ये देखिएगा। तो इसलिए जो भी व्यूअर हैं वो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लीजिए, आपके ही फायदे के लिए होगा ये। आस्कोट वन्यजीव अभयारण्य यह उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में स्थित है। यहाँ कस्तूरी मृग का प्राकृतिक आवास है। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान यह उत्तराखंड के उत्तरकाशी में स्थित है। यहाँ कस्तूरी मृग का प्राकृतिक आवास है। किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य यह दुधवा टाइगर रिजर्व का एक भाग है जो उत्तर प्रदेश में है। यह बाघ, तेंदुआ और अनूप मृग, कस्तूरी नहीं, अनूप मृग, हॉग हिरन, बार्किंग हिरन का प्राकृतिक आवास। मानस नेशनल पार्क यह असम के चिरांग एवं बक्सा जिला में स्थित है। यह भारतीय हाथी, भारतीय गैंडा, बार्किंग हिरन, हॉग हिरन, सांभर हिरन और चीतल का प्राकृतिक आवास। ये था इसका व्याख्या। अब आइए, खेती में बायोचार का क्या उपयोग है? बायोमास और चारकोल को मिला दीजिए, जैसे फर्टिगेशन हुआ था, फर्टिलाइजर और इरिगेशन। अब बोलिए तो बायोमास साइंस टेक में नहीं पढ़ना है, और चारकोल ये साइंस टेक का ही सवाल है, बट इसको हम पर्यावरण में लिए हैं। खेती में बायोचार का क्या उपयोग है? बायोचार वर्टिकल फार्मिंग में वृद्धि कर माध्यम के अंश के रूप में प्रयुक्त किया जाता है।
जब बायोचार वृद्धिकर माध्यम के अंश के रूप में प्रयुक्त किया जाता है तो वह नाइट्रोजन यौगिकीकारी सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को बढ़ावा देता है। जब बायोचार वृद्धिकर माध्यम के अंश के रूप में प्रयुक्त किया जाता है तब वह उस वृद्धिकर माध्यम की जल धारा क्षमता को अधिक लंबे समय तक बनाए रखने में सहायक होता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही हैं? ए केवल 1 और 2, बी केवल 2, सी केवल 1 और 3, डी 1, 2 और 3। आंसर है डी, तीनों ही है। देखिए, बायोचार शब्द बायोमास और चारकोल से मिलकर बना है। बायोमास के थर्मोकेमिकल रूपांतरण से प्राप्त ठोस सामग्री बायोचार कहलाती है। जैसे धान की भूसी, गेहूं का भूसा, आलू। इसका मुख्य उपयोग क्या है? अधिक उत्पादन में सहयोग देना, स्वस्थ मिट्टी, मिट्टी की अम्लता को कम करना, वर्टिकल खेती के लिए उपयुक्त, नाइट्रोजन यौगिकीकरण सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को बढ़ावा देना, मिट्टी में लंबे समय तक जल धारण करने की क्षमता को बढ़ाना, सब कुछ आ गया। अब आइए 38, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। नदी में जाकर मिलती है। मेकोंग नदी, ये नदी में जाकर मिलती है। कौन सी नदी किस में जाकर मिलती है? ये थोड़ा सा मिस्टेक है, यहां पे समझ लीजिएगा, यहां पे डबल डॉट है। ये नदी का नाम है और वो किस सागर में जाकर के मिलती है। ये ऐसे होगा, यहां नदी, यहां जाकर मिलती है। मेकोंग अंडमान सागर, थेम्स आयरिश सागर, वोल्गा कैस्पियन सागर और जाम्बेजी हिंद महासागर। अब कहता है उपरोक्त युग्मों में से कौन सा सही है? केवल 1 और 2, केवल 3, केवल 3 और 4, केवल 1, 2, 4। तो हम जाएंगे आंसर सी में, 3 और 4 में। क्यों? तो देखिए, मेकोंग नदी, मेकोंग नदी तिब्बत के पठार के लासा गोंगमा झरने से निकलती है। यह चीन, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया और वियतनाम में बहती है। यह दक्षिणी चीन सागर में मिल जाती है, न कि अंडमान सागर में। थेम्स, यह यूनाइटेड किंगडम के ग्लॉस्टर के टेम्स हेड और उलेनवुड से निकलती है। यह उत्तरी सागर में मिलती है, न कि आयरिश सागर में। वोल्गा, यह रूस के वल्डाई पहाड़ी से निकलती है और कैस्पियन सागर में मिल जाती है। जाम्बेजी, यह जाम्बिया से निकलकर हिंद महासागर में मिल जाती है। तो इस प्रकार से जो मेरा प्रॉमिस था कि मैं आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और साइंस टेक 4 का सॉल्यूशन लेकर आऊँगा। 21 क्वेश्चन है ये, पर्यावरण और मिला करके ये हमने आपके सामने प्रस्तुत किया। अब ध्यान से, फिर एक बार ध्यान से सुन लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपके लाभ के लिए होगा। रजनीश तोमर सर फॉर यूपीएससी ट्रैकर, यह भी एक चैनल है, या तो इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। भारत एकेडमी का भी अपना चैनल है, मेरा तीनों जगह लेक्चर आता है, उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। और विश्वास एजुकेशन के भी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपके लिए तीनों, जहां भी आप जा सकते हैं। मेरा लेक्चर तो तीनों में आएगा, ठीक है। हाँ, हिंदी के जो लेक्चर होंगे वो यूपीएससी ट्रैकर या विश्वास पे आएगा। गुजराती वाला तो भारत पे भी आना ही है, तो वो वहाँ भी मिलेगा। तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, आपके लाभ के लिए है। एक बहुत जल्द आपका एक वेब सीरीज के तरह का सीरीज आ रहा है। एक एक पार्ट हम लोग देखेंगे कि जीएस का पेपर 1 में क्या पढ़ना है, 2 में, 3 में, 4 में। निबंध दिखाएंगे कि किस तरह से आता है, देखिए। और हम इधर उधर मगजमारी करते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत।